welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 8, chapter 16, light, last part. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the third part or the last part of the chapter, light. Okay, in the first part we studied about what makes things visible, then laws of reflection, then regular and diffused reflection. We also learned about reflected light can be reflected again in multiple images, then sunlight, it is white and colored. Then last part we discussed about the internal structure of our eyes. Then now we are going to start it from activity 16.8. Okay, let's start 16.8 activity. Look into your friend's eyes. Observe the size of the pupil. तो हमने आइज के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि जो बाहर का ट्रांसपेरेंट टॉप पार्ट होता है वो होता है कर्निया. फिर इसके बाद होता है जो वाइट पार्ट, वाइट दिखता है आंखों का, वो होता है कर्निया. फिर इसके पीछे होता है आइरिस जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है. और ये क्या करता है, आंखें की ओर कितना लाइट छोड़ना है ये वो ही डिसाइड करता है. द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक ओपनिंग है, तो प्यूपिल का साइज कंट्रोल होता है आइरिस से. और जो हम बोलते हैं ग्रीन आई, ब्लू आईज, तो फिर इट इज़ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस. ओके, दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आईज वी डिस्कस्ड अर्लियर. सो फ्रॉम दिस episode we are going to start it from the activity 16.8. let's start. look into your friend's eye. आपकी फ्रेंड्स की आँख के अंदर देखिए. observe the size of the pupil. आप pupil के साइज देखिए. throw light on her eye with a torch. तो आप टॉर्च डाल के आपके फ्रेंड्स का pupil देखिए, उसका साइज देखिए. pupil क्या है? एक ओपनिंग है आइज में. ऑब्जर्व द पीपल नाउ. और आप अच्छी तरह पीपल को ऑब्जर्व कीजिए. स्विच ऑफ द टॉर्च. आपने स्विच ऑन किया था टॉर्च को, अब आपको टॉर्च को स्विच ऑफ कर लेना है. एंड ऑब्जर्व हर पीपल वंस अगेन. यानी कि जब लाइट जल रहा था तब आंखों का साइज कैसा था, जब आपने लाइट बंद कर दिया तब पीपल का साइज क्या हो गया. ये दोनों बात आप ऑब्जर्व कीजिए. डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पीपल? पीपल के साइज में कुछ फर्क आया क्या? इन व्हिच केस वाज द पीपल लार्जर? व्हाई डू यू थिंक इट वाज सो? इन व्हिच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट? तो फिर कभी कभी हमारे आंखें छोटा हो जाता है, कभी कभी आंखें बड़ा हो जाता है. ये ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा लाइट और कम लाइट की वजह से ये ऐसा होता है. यानी कि जब लाइट का फर्क पड़ता है तो फिर हमारी आंखों का साइज का, पीपल का साइज का भी फर्क पड़ता है. आइए देखते हैं. बिहाइंड द पीपल ऑफ द आई इज लेंस. तो पीपल के पीछे लेंस होता है. लेंस हमारे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ये हम पढ़े हैं क्लास 7th में. व्हिच इज थिकर इन द सेंटर. तो फिर ये लेंस कैसे होता है? बीच में थिक होता है. तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? जो लेंस बीच में थिक होता है वो कौन सा प्रकार की लेंस होता है? ये हम सबको पता है, ये है कॉन्वेक्स लेंस. रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट लेंसेस इन क्लास 7th. क्लास 7th में हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा है. कनकेव लेंस जो है वो दोनों साइड थिक होता है, बीच में वो थीन होता है. और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ये है कि वो बीच में थिक होता है. जैसे ये देखिए, ये हो गया बीच में थिक, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस. और ये हो गया बीच में थीन, ये हो गया हमारा कनकेव लेंस. ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा कॉन्केव. तो बीच में जो ऐसे थिक होता है, ये बीच में थिक है ना, और साइड में ऐसे थीन है, तो फिर ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर? तो फिर ये हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने और एक बार आपको याद दिला दिया. तो फिर लेट्स स्टार्ट. आगे का यहाँ पर स्टडी कंटिन्यू करते हैं. क्लास 7th में द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना. तो लेंस के थ्रू से लाइट फोकस होकर कहाँ वो गिरता है? वो गिरता है ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना के ऊपर गिरता है. रेटिना कंटेंट्स. रेटिना का क्या है और कहाँ है? तो द रेटिना कंटेंट्स सेवरल नर्व सेल्स. रेटिना जो है उसमें बहुत सारे नर्व सेल्स रहता है. द सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स. तो रेटिना में
नर्व सेल्स का कनेक्शन रहता है। जैसे किसी स्क्रीन, रेटिना को किसी स्क्रीन की तरह आप सोच लीजिए, तो फिर जैसे स्क्रीन को ब्राइट लाइट करने के लिए क्या करते हैं, हम पावर ऑन करते हैं और उसका एक कनेक्शन रहता है स्विच बोर्ड के साथ। तो फिर ऐसे ही उसका नर्व सेल्स का कनेक्शन रहता है और ये नर्व सेल क्या बताते हैं, सेंसेशन फेल्ड बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। तो फिर उसी सेंसेशन जाकर ट्रांसमिट होकर ब्रेन को वहां पहुंच जाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये सारे काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक जो वर्ड है, दिस इज रिलेटेड टू आई। आई रिलेटेड कहाँ पर भी आप टर्म देखेंगे, जैसे ऑप्टिक लोब आता है ब्रेन में, या फिर ऑप्टिक लूप होता है आई स्पेशलिस्ट लोगों के पास। तो फिर ये ऑप्टिक वर्ड जहाँ भी है, दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ, दिस इज रिलेटेड टू आईज। तो जैसे कान का रिलेटेड होता है तो ऑक्यूलर होता है, तो ऑप्टिक नर्व्स मतलब आंखों का नर्व्स। दीज देयर आर, अगर कभी आ जाए ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आईज रिलेटेड है और इसका काम क्या है, ये ट्रांसमिट करता है सेंसेशन को ब्रेन तक। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, तो दो प्रकार का सेल्स होता है। कौन कौन सा है, जैसे कोन्स हुआ, रॉड्स हुआ, ये है दो प्रकार का सेल्स। ये एक प्रकार का सेल एक प्रकार के लाइट किससे कंसर्न है, जैसे कोन्स का काम है व्हिच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव है, और रॉड्स जो है व्हिच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। यानी कि किसी के आंखों में अगर रॉड्स की मात्रा ज़्यादा है और कोन्स कम है, इसका मतलब है वो डिम लाइट में अच्छी तरह देख पाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे ऑल, हमारी जो पेचा बोलते हैं ना, ऑल जो है वो रात में अच्छा देखता है, उसका रॉड्स वेल डेवलप्ड है, ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर कोन्स हमारे सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और रॉड्स हो गया डिम लाइट। इसे आप कैसे याद करेंगे, किसी एक पेयर को पेयर में याद कर लीजिए। जैसे रॉड्स मतलब डिम लाइट मतलब कम लाइट, जैसे नेगेटिव होता है थोड़ा, तो रॉड्स जो होता है उसमें हम मारापिटी करते हैं, तो फिर ये भी नेगेटिव है, तो रॉड्स कनेक्टेड है डिम लाइट से, इट इज सेंसिटिव टू डिम लाइट। और कोन्स है ब्राइट लाइट। कोन्स सेंस कलर्स, कोन्स का और भी क्या कैरेक्टर है, ये कलर जान पाता है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल। जब ऑप्टिक नर्व और रेटिना का कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्टिक नर्व और रेटिना का कनेक्शन होता है, तो फिर इसी जगह पर होता है ऑप्टिक नर्व, ये होता है नो सेंसरी सेल होता है। तो नो विजन इज पॉसिबल एट दिस स्पॉट, इसी स्पॉट में हमारी विजन पॉसिबल नहीं है, तो इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। ये है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट याद रखिए कहाँ पर होता है, ऑप्टिक, ये हमारे ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जंक्शन में होता है। यहाँ पर कोई सेंसरी सेल नहीं होता है, इसीलिए नो विजन, विजन भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो इसका क्या है। और जब इसका विजन पॉसिबल नहीं है उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। तो फिर इसी स्पॉट को भी बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। तो फिर आइए एक्टिविटी 16.9 देखते हैं। मेक ए राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। तो फिर ऐसे ही आपको एक शीट बनाना है जिसका एक साइड में क्रॉस है, एक साइड में स्पॉट है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स में भी 6.8 सेंटीमीटर, इस दोनों में डिस्टेंस 6 to 8 सेंटीमीटर रहेगा। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म लेंथ फ्रॉम द आई, ये आंखों की आर्म लेंथ दूरी पर रहेगा ये शीट ऑफ पेपर। और क्लोज योर लेफ्ट आई, अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट आई को आपको बंद करना है। लुक कंटिन्यूसली, तो फिर कंटिन्यूसली आप देखें, लेफ्ट आई को बंद करना है। लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, आप क्रॉस को, आपके बाएं आंख, याद रखिए आपकी बाएं आंख बंद है और आप कंटिन्यूसली क्रॉस की ओर देखिए। मूव द सीट क्लोजली टुवर्ड्स यू, और ये क्रॉस को देखते हुए आपके मुंह को और शीट को पास पास लाना है। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, के और आपको आई की ओर नहीं, क्रॉस की ओर ही देखना है। व्हाट डू यू फाइंड, डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट, ऐसे देखते जाएंगे तो आप देखेंगे आपको राउंड मार्क और दिखेगा ही नहीं। लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट द एक्टिविटी। अभी आपको क्या करना है, आपको राउंड मार्क की ओर देखना है और उसको बहुत क्लोज आपकी आंखों के पास लेना है। तो फिर ऐसे में आपको क्रॉस भी नहीं दिखाई पड़ेगा। द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क शोज दैट there is a point on the retina which cannot send a message to the brain when light falls on it। तो फिर आप एक ही जगह को देखेंगे तो दूसरा, वो जब ज़्यादा पास हो जाएगा आपको दूसरा वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। इससे
आपको ये पता चलता है देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना, पॉइंट में रेटिना में एक ऐसा पॉइंट है, देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना व्हिच कैन नॉट सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, तो ब्रेन के पास और मैसेज नहीं जाएगा व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, चाहे उसके ऊपर लाइट गिरे हुई तो और मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, जो भी हम इमेज देखते हैं वो कौन सा इमेज है, क्या है, वो बड़ा है, छोटा है, वो ग्रीन कलर है, रेड कलर है, जो भी है वो हमारी रेटिना में कुछ देर तक वो रह जाता है, उसका मेमोरी रह जाता है। कितने देर तक रहता है? इट डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकंड को अगर आप 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग, 8 भाग, 16 भाग कर देंगे, 16 टाइम्स आप उसको डिवाइड कर देंगे 1 सेकंड को, तो जितना होगा वही 1/16 टाइम, एक सेकंड का 1/16 टाइम तक वो हमारी रेटिना में उसका मेमोरी रहता है। तो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट ए रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड, अगर हम एक सेकंड में 16 से ज़्यादा अगर चित्र देखने लगे ना, तो फिर हमको लगेगा कि ये स्टिल फोटो ही नहीं, मूविंग फोटो है, क्योंकि पहले वाला का मेमोरी गया हुआ नहीं है, दूसरा वाला हाजिर, यानी कि वो दोनों रिलेटेड हो जाता है। और हमको लगता है कि जैसे ये 16 पर सेकेंड, इसका इसे फास्टर देन 16 पर सेकेंड हो जाएगा, तो देन द आई परसीव्स दैट ऑब्जेक्ट एज मूविंग, चाहे वो स्टिल फोटो क्यों ना हो, पर अगर 16 से ज़्यादा पर सेकेंड दिखाया जाए तो हमें लगता है कि ये मूविंग चित्र है। इसी के ऊपर तो हमारे सारे फिल्म बन होता है। और एक्टिविटी 16.12, गेट ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर 16.16। तो फिर ऐसे एक स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेके, जो कि 6 to 8 सेंटीमीटर साइज है, उसका 2 होल्स करना है। आप देख रहे हैं यहाँ एक होल और यहाँ एक होल, 2 होल बना गया है ना। तो फिर मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर, थ्रेड फिगर 16.16, थ्रेड ए स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, और दोनों होल्स को होकर ये हो गया हमारा थ्रेड। तो ड्रॉ और पेस्ट ए केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड बार्ड ऑन द अदर साइड। तो फिर इसे कार्डबोर्ड की तो एक साइड में रहेगा पेस्ट ए केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड ए बार्ड ऑन द अदर साइड। एक साइड में आप कार्डबोर्ड देखेंगे, आप करेंगे एक केज करेंगे, और एक साइड में आपको करना है बार्ड करना है ऑन द अदर साइड ऑफ द। ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली, और आप जोर जोर से उसको ट्विल कीजिए, घुमाइए। डू यू सी द बर्ड इन द केज, तो आपको लगेगा जैसे, देखिए एक साइड में केज है, एक साइड में बर्ड है, पर आपको जोर जोर से आप घुमाएंगे। ये एक ही कार्डबोर्ड है जिसका फ्रंट साइड में है, ये है फ्रंट साइड और ये है उसका बैक साइड। तो फिर बैक साइड में भी आप जोर जोर से घुमाएंगे तो आपको लगेगा जैसे केज के अंदर वो बर्ड ही है। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। जो हम मूवी देख रहे हैं वो एक्चुअली बहुत सारे शॉट्स होते हैं, वो स्टिल पिक्चर ही होता है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। वो इतना जोर जोर घूमता है। पहले तो बताया गया अगर एक सेकंड में 16 से ज़्यादा पिक्चर मूव करेगा तो हमें लगेगा कि ये स्टिल पिक्चर नहीं, मूविंग पिक्चर है। तो फिर ऐसे ही जो हम मूवी देखते हैं उसमें 24 पिक्चर्स पर सेकंड इसी गति से वो मूव करता है, यानी कि फास्टर देन 16%, काफ़ी ही ज़्यादा होता है। सो वी सी ए मूविंग पिक्चर, हमें लगता है जैसे कि वो मूविंग पिक्चर है, एक्चुअली वो स्टिल पिक्चर होता है। तो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। हमारे आईज बहुत प्रेशस है, बहुत मूल्यवान है उसके सुरक्षा के लिए, उसका प्रिवेंशन के लिए, कि ताकि बाहरी कोई बाह्य वस्तु वहाँ पर उसको अटैक ना करे और उसमें कुछ वो सुरक्षित रहे, इसीलिए हमारे होता है आईलिड। तो आईलिड का काम क्या है, ये शटर की तरह काम करता है। आईलिड ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर जब चाहिए नहीं होता है तो फिर वो शट आउट करके लाइट को भी निकाल देता है। तो फिर ये एनी ऑब्जेक्ट एंटरिंग द आई, अगर किसी ऑब्जेक्ट वस्तु हमारे आंखों के अंदर घुसने वाला है तो उससे हमारे आईज को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो हमारा परमिशन नहीं लेता, बस अपने आप
वो रिफ्लेक्स एक्शन में ही हमारी आंखें बंद हो जाता है। अब याद कीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स का मुट्ठी आपकी आंखों तक आ जाएगा और आपको आंखों को शायद वो टच ना भी करे, आपकी फ्रेंड अगर आपको जल्दी से एक मुट्ठी आपकी आंखों पर लाएगा तो आपकी आंख अपने आप बंद हो जाता है। वो आपकी ज्ञात में नहीं होता, इट हैपन्स इन योर इग्नोरेंस, आपके अज्ञात सार में वो सब हो जाता है, आंखें अपने आप बंद हो जाता है। तो फिर ये सब काम कौन करता है? आईलिड करता है, अपने आप करता है। आई इज सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। हमारी आंखें एक ऐसे ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ पास का नहीं, दूर का भी ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह देख लेता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विथ इट, और वो कितना दूरी में रहने से किसी भी वस्तु या व्यक्ति हमको बिल्कुल नहीं क्लियरली दिखेंगे, ये हमारी एज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एज के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारे आईज का कैपेसिटी भी तो चेंज हो रहा है। तो इसी हिसाब से द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट व्हिच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो फिर अगर आप स्वस्थ है, जवान है और आपकी सब ठीक है, आई साइट वगैरह ठीक है, तो फिर ऐसे में कंफर्टेबल डिस्टेंस ये माना गया है कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी में रहेगा तो ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। Some persons can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि वो पास वाला चीज तो बहुत अच्छी तरह देख लेते हैं पर दूर वाला चीज उनको प्रॉब्लम होता है। On the other hand, some persons cannot see objects nearby clearly, but they can see distant objects quite well. और कुछ लोग का आता है कि वो जो नियरबाई ऑब्जेक्ट्स है, नियरबाई क्लियरली बट दे कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल, वो दूर की चीज़ इतना अच्छी तरह देख नहीं पाते जितना पास की चीज़ देख पाते हैं। तो विथ सुइटेबल करेक्टिव लेंसेज दिस डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। तो फिर इन दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग एज में होता है, या फिर इन दोनों प्रकार के प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रकार के लेंस प्रेस्क्राइब किया जाता है, पर उसका सोल्यूशन है। Sometimes, particularly in old age, eyesight becomes fuzzy. It is due to the eye lens becoming cloudy. ज़्यादातर हमारी जैसे 40 के ऊपर होता है तो एज उसको आँखों का एक प्रॉब्लम निकल आता है, आँखों थोड़ा फजी हो जाता है, यानी कि हमको चारों ओर ये थोड़ा धुंधलापन आ जाता है, हमको क्लाउडी फील होता है, क्लियरली नहीं दिखता। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये प्रॉब्लम हमारे ड्यू टू द प्रॉब्लम इन लेंस। तो लेंस में थोड़ा क्लाउडीपन आ जाता है, इसीलिए हमको विजन भी। आप सोचिए, अगर आपका विंडो ग्लास से बना है और विंडो का ग्लास जो है उसमें बहुत सारे दाग धब्बे आ गए हैं, तो क्या आप विंडो के आर पार क्लियरली देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही हमारे लेंस जो है आईज का, वो अगर धुंधला जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि हमको चीज़, हमारे सामने वाला चीज़ धुंधलापन ही दिखेगा। When it happens, persons are said to have cataract. तो फिर ऐसे परिस्थितियों में उसको कहा जाता है कि ये कैटरैक्ट का समस्या है। क्या है ये प्रॉब्लम? का नाम है कैटरैक्ट। There is a loss of vision. इसमें क्या होता है? There is a loss of vision sometimes extremely severe. तो फिर कैटरैक्ट की बात तो ये है कि हमको धुंधलापन दिखता है, पर कभी कभी आपको पता है कि ये लॉस ऑफ विजन जो है ये बहुत सीवियर हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस इफेक्ट, पर आप चिंता मत कीजिए, इसका भी कोई सॉल्यूशन है। क्या करना है? द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। वो धुंधला वाला लेंस को निकाल के उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व, और आपको पहले की तरह फिर सब कुछ क्वाइट क्लियर। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीड्यूर सिंपलर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब संभव हो पाया है और आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो जाएगा। आप पहले की तरह फिर से जवान हो गए और आपकी आँख भी हो गया पूरा स्वच्छ। ठीक है, तो फिर केयर ऑफ द आइज, इतना मूल्यवान आइज का हम कैसे उसका देखभाल करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पूरा सही तरह देख पाए। इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज। ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना आँखों का ख्याल जरूरी रखेंगे। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव ए रेगुलर चेकअप। अरे अगर आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया ना तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाइए और रेगुलर चेकअप करवाइए और उनकी मदद से आंखों का देखभाल कीजिए। कैसे करना है, चलिए ये हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं।
इफ़ एडवाइज्ड यूज सुइटेबल स्पेक्टेकल्स, अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपके स्पेक्टेकल ज़रूरत है तो फिर आप इग्नोर मत कीजिए, आप ज़रूर एक स्पेक्टेकल यूज कीजिए और अपनी आँखों की मसल को सही तरह से ट्रीट कीजिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज, आपकी आंखों के लिए कम रोशनी हो या ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो जाए, ये दोनों ही बातें बहुत डेंजरस हैं। तो फिर इनसफिशिएंट लाइट कजेस आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स, अगर कम लाइट हो जाएगा, सफिशिएंट लाइट नहीं होगा, ऐसे में आपको पता है आपकी हेडेक हो सकता है। तो टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, पावरफुल जैसे सन जैसे पावरफुल लाइट भी अगर आपकी आंखों में हो जाए आ जाए तो फिर वो भी तो क्या करता है, किसी लैंप का हो या फिर सूरज का रोशनी अगर बहुत तेज हो तो फिर वो भी हमारी आंखों के लिए सही नहीं है। टॉर्च कैन इंज्योर द रेटिना, ऐसे में अगर बहुत जोर का लाइट हो तो फिर ऐसे में हमारी रेटिना अफेक्टेड हो जाता है। क्या, हमारी रेटिना अफेक्टेड हो जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली, इसीलिए आपको क्या करना है, किसी भी ज़्यादा तेज रोशनी वाला चीज़ को आपको सादा खाली आंख में नहीं देखना है। अगर आप गगल्स पहन रहे हैं या फिर ऐसे प्रोटेक्टिव कुछ स्पेक्टेकल्स पहन रहे तो अलग सी बात है, पर आप खाली आंख में बिल्कुल ही ना देखिए। फोर्थ पॉइंट, ये तो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है नेवर रब योर आइज, अपनी आंखों को कभी भी आप घसिए मत। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू डॉक्टर। अगर आपकी आंखों में कुछ गिर गया तो आपको उसको आंखें को जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बस आप सादा अच्छे पानी में अपनी आंखों को धो डालिए और फिर भी वो नहीं गया, आपको चुभ रहा है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, पर आप रगड़िए मत। Always read at the normal distance for vision. Do not read by bringing the book close to your eyes or keeping it too far. जब भी आपको पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप जैसे कहा गया कि 25 सेंटीमीटर दूरी में रख के लगभग आप उसी दूरी से पढ़ाई करेंगे, ना तो ज़्यादा पास लेंगे आंखों के, ना ही ज़्यादा दूर लेना है आंखों से। तो ये सारी कुछ बातें का हमको ध्यान रखना है, तो हमारी आंखें ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक बिल्कुल ही सही चलेगा। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6, तो फिर क्लास 6 में आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? बैलेंस डाइट में क्या होता है, हमारे शरीर के लिए जो भी विटामिन मिनरल्स जिसी मात्रा में चाहिए इसी मात्रा में हमको खाना खाना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए तो फिर हमको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, विटामिन मिनरल्स ये बहुत कम यानी कि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसको भी इसी मात्रा में लेना चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इफ फूड इज deficient in some components, eyes may also suffer. Lack of vitamin A is foodstuff is responsible for many eye troubles. आपकी आंखों में अगर आप चाहते हैं कि सही रोशनी हो और सही देखभाल हो तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विटामिन ए का। तो फिर विटामिन ए का रोल होता है हमारी आंखों को तंदुरुस्त बनाने में, इसीलिए आपके खाने में विटामिन ए होने वाला फूड जरूर इंक्लूड कीजिए। मोस्ट कॉमन अमंग देम इज नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए का कमी हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में आपको अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ेगा। One should therefore include in the diet components which have vitamin A. तो फिर आपको ऐसा खाना खाना है जहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा विटामिन ए। जैसे कौन से खाना, रॉ कैरट हुआ, ब्रोकोली और ग्रीन पत्तेदार सब्जी हुआ सच एज स्पिनाच और कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। इसी सारे कॉड लिवर ऑयल हुआ, वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुआ जैसे स्पिनाच पालक है ना, तो फिर ये सब आपको जरूर खाना चाहिए। बच्चे आप खाने के लिए इतना इसको इंटरेस्ट नहीं लेते हो, पर ये ध्यान रखो कि आपकी आंखों के लिए तो आपको खाना ही पड़ेगा। और एग्स, मिल्क, कॉर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो फिर इसके सिवा और आप क्या खा सकते हैं, एग्स व मिल्क और कॉर्ड दही जिसे बोलते हैं, चीज, बटर, फ्रूट्स, पपाया एंड मैंगो, ये सब तो आप खा सकते हो ना। तो फिर इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, इसीलिए आपको ये जरूर खाना चाहिए। आइए देख लेते हैं ये बॉक्स में क्या कहा गया है। बॉक्स में हमको कहा गया है कि एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन डिफरेंट वेज।
तो डिफरेंट एनिमल्स का आई जो है वो डिफरेंट शेप का होता है। आईज ऑफ ए क्रेव आर क्वाइट स्मॉल बट दे एनाबल द क्रेव टू लुक अराउंड। क्रेव का आंखें बहुत छोटा होता है, पर कोई बात नहीं, वो चारों ओर देख पाएगा और उसको घुमा भी पाएगा। सो द क्रेव कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेस फ्रॉम बिहाइंड। तो अगर पीछे की ओर से भी अपना शत्रु आ रहा है तो फिर ये बात क्रेव को पता चल जाता है। तो फिर छोटी आंखें हो तो क्या हुआ, ये बहुत ही काम का चीज़ है। बटरफ्लाई हैव लार्ज आइज दैट सीन seem to have be made of thousands of little eyes। बटरफ्लाई का आई जो देख रही हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी आँखों का समष्टि है, यानी कि उसका एक कॉम्बिनेशन है। तो फिर ये जो है दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड द साइड्स बट द बैक एज वेल। तो फिर बटरफ्लाई इसी की वजह से, अपनी आंखों की खूबी की वजह से ये सामने की ओर, साइड की ओर और पीछे की ओर भी देख पाता है। क्या आप अपने पीछे की ओर देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, पर बटरफ्लाई को देखो ये देख पाता है। ऐसे ए नाइट बर्ड, जैसे कि ओल हुआ। ओल क्या होता है, रातों में निकलता है और रातों में उसको दिन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरह भी दिखाई पड़ता है। कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। वो रात में ज़्यादा अच्छी तरह देख पाता है। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स, जैसे कि काइट और एग, ये सब दिन में ज़्यादा अच्छी तरह देख पाते हैं, रात में नहीं देख पाते हैं। और आपको पता है द ओल हैज ए लार्ज कन्या एंड ए लार्ज पिपिल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई। ओल का आइज जो है उसमें कन्या बहुत बड़ा सा, बड़ी बड़ी आंखें होता है ना ओल का, कैसे गोल गोल बड़ा बड़ा आंखें, और उसका पिपिल भी जो है वो भी बहुत बड़ा है। तो फिर इसके अंदर से वो ज़्यादा लाइट पास कर सकता है। और उसका रेटिना में लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स है और फ्यू कोन्स है। तो रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, आपको पता है। तो फिर ये रात में देखने के लिए उसके पास बहुत सारे रॉड्स है। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। और जो बर्ड्स दिन में ज़्यादा अच्छी तरह देख पाते हैं, ये वेरी क्लियर है कि उनके पास कोन्स ज़्यादा होता है और रॉड्स कम होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। पहले के ज़माने में ये माना जाता था जो अंधा है या फिर विजुअली इम्पेयर्ड है, अरे वो भला कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाएगा। पर नहीं, ये बात सच नहीं है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी पढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज्ञान से भर सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। तो सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। अरे विजुअली इम्पेयर्ड तो कोई भी हो सकता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। Some persons cannot see at all from since birth. Some persons may lose their eyesight because of a disease or an injury. Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पहले से ही देख नहीं पाते हैं, और कुछ का ऐसा होता है कि कुछ दिनों देखने के बाद उनको कहीं बहुत सीवियर बीमारी हो गया, उसकी वजह से वो नहीं दे पाते हैं, आँखों में इंजरी हो जाता है कोई बच्चा। तो फिर ऐसे बहुत सारे कॉजेस होते हैं। तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है, जब आदमी देख नहीं पाता है तो फिर उसका टचिंग सेंसेशन और लिसनिंग सेंसेशन बहुत बढ़ जाता है। उन लोगों की वॉइस को सुनकर ये पता लगा लेते हैं, अरे कौन आया है, मामा आया है, चाचा आया है। तो एक बार एक वॉइस सुन लेते हैं तो उनके ब्रेन में जैसे ये रिकॉर्डेड हो जाता है, ये सब वॉइस वाला व्यक्ति यही है। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। जब आंखों का रोशनी चला जाता है तो फिर बाकी सारे जो सेंसेस है ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज फर्दर। पर इसके साथ साथ इनके सेंसेस तो शार्प हो गए बाकी सारे, पर इनके साथ साथ अगर हम भी कुछ रिसोर्सेस उनको मदद कर लिए, एडिशन कर दिए, तो फिर ऐसे में उनका कैपेसिटी और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो फिर हम इसके लिए ज़रूरी ट्राई करना चाहिए। आइए ऐसे कुछ लोगों की बात पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में, कि ये बोला गया है व्हाट इज़ द ब्रेली सिस्टम। ये ब्रेली सिस्टम जो है ये क्या है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स, आप ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में पढ़े होंगे। ये है हमारी लुइस ब्रेली, और इनका कमाल तो आप जानते ही हैं, फिर एक बार हम बता देते हैं। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेली। तो जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है तो फिर उनको, इनके लिए ये पर्सन ब्रेली जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लुइस ब्रेली है और ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया था जो कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, और ये पब्लिश हुआ था कब, 1821 में। 1821 में ये पब्लिश हुआ था। देखते हैं आगे। इन प्रेजेंट सिस्टम
द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडोप्टेड इन 1932। पर अब जो चल रहा है ब्रेली का ये है और भी अडोप्टेड सिस्टम है, ये 1932 में प्रचलित हुआ था। देयर इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेज। तो इसी लैंग्वेज में क्या होता है, ब्रेली का कोड होता है कॉमन लैंग्वेजेज। और मैथमेटिक्स में हुआ, साइंटिफिक नोटेशन में हुआ, ये सारे में हमारे ब्रेली स्क्रिप्ट है। मैनी इंडियन लैंग्वेजेज कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। तो फिर बहुत से इंडियन लैंग्वेजेस भी है उसमें ब्रेली सिस्टम भी यूजफुल होता है। तो फिर यहाँ देखते हैं, ये है ब्रेली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स ए लेटर, एक कॉम्बिनेशन में लेटर्स। इसमें 63 डॉट पैटर्न होता है, या फिर आप इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। और ईच कैरेक्टर एक एक लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी। तो एक कॉमन वर्ड और एक ग्रामेटिकल साइन भी रिप्रेजेंट करते हैं ये डॉट। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। तो ईच 2 वर्टिकल रो होता है, इसमें 2 वर्टिकल रोज होता है और 3 डॉट्स ईच, और प्रति में 3 डॉट्स होता है। इसी टाइप ऑफ उनका अरेंजमेंट होता है। जैसे देखिए कैट, CAT कैट, ये है ना, तो फिर इसके लिए हमको ऐसे लिखा जाएगा और ये छू के भी उनको पता चल जाएगा। तो फिर है ना कमाल की चीज़। दिस पैटर्न्स व्हेन एम्बॉस्ड ऑन ब्रेली शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन्स टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। तो फिर ये लोग जब टच करते हैं तो उनको इस तरह सिखा गया है कि ये उनको पता चल जाएगा कि ये कैट है, ये एंड है, ये कॉमा है, ऐसे सब पता चल जाता है। तो टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, क्योंकि ये एक डॉट है बोल के उनको पता चलेगा। ये जैसे आप मेटल में कहीं पर डॉट देंगे कैसा होगा, वो ऊपर उभर के आएगा। तो फिर ऐसे ही होता है ये ब्रेली स्क्रिप्ट, ऊपर उभर के आता है ताकि आप टच करें तो फिर वो पता चलता है। तो फिर इसमें क्या कहा गया है, देखिए हमारे नेक्स्ट पेज में क्या है, हम देख लेते हैं। तो फिर विजुअली इम्पेयर्ड पीपुल कैन लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विथ लेटर्स। हाँ, तो फिर विजुअली चैलेंज पीपुल जो है ब्रेली सिस्टम में बिगिनिंग विथ लेटर्स में वो पढ़ पाएंगे। देन स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़ पाएंगे एंड लेटर कम्बिनेशंस मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग। तो फिर ये टच करके ये सारे काम उनका हो पाएगा। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज। तो सारे कैरेक्टर्स उनको याद रखना पड़ेगा, पर आप याद चिंता मत कीजिए, इनका मेमोरी बहुत शार्प होता है। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। ये ब्रेली टेक्स्ट हाथ में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और मशीन में भी प्रोड्यूस किया जाता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। आजकल इसका प्रिंटिंग के लिए तो पहले टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस तो होता था और प्रिंटिंग मशीन भी इनके लिए आ गया है जो कि बहुत ही डेवलप्ड है, और ये ब्रेली स्क्रिप्ट वो डेवलप कर सकते हैं। और ये कौन है, ये है हेलन केलर। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सम विजुअली चैलेंज्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट। दिवाकर ए चाइल्ड प्रोडिग्री हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए सिंगर। उनके बारे में भी आप जान गए। तो रविंद्र जैन कौन है, ये तो बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली चैलेंज्ड। तो फिर ये पूरे विजुअली बॉर्न ही ऐसे हुए थे। ऑब्टेन्ड ही संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। आप रविंद्र जैन को पता है, जो रामायण हमारा सीरियल आया था उनका जो टाइटल सॉन्ग और अंदर का सॉन्ग सारे वगैरह रविंद्र जैन जी ने ही गाए थे। उनका फेमस तब से और भी इंडिया फेमस हो गया। He has shown his excellence as a lyricist, singer and music composer। अरे वाह, ये लिरिसिस्ट, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर तीनों थे। तो ऐसे लाल आडवाणी हिमसेल्फ विजुअली चैलेंज्ड हैं। तो एस्टेब्लिश्ड एंड एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजेबल्ड इन इंडिया। तो फिर कैसे किसी लोगों का आँखों हो सके तो फिर से रिप्लेस करके वो उनका दृष्टि शक्ति भी लौटा पाए। तो फिर ये सब लाल आडवाणी ने ये सब किए थे। तो बिसाइड्स दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेली प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को। तो फिर यूनेस्को में इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे ये ब्रेली की प्रॉब्लम के बारे में इन इंडिया। तो हेलन केलर कौन है, हेलन ए केलर एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। इनके बारे में आप पढ़े होंगे। हेलन ए केलर ये एक ऑथर है, लेक्चरर है और ये अमेरिकन है। तो फिर ये बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है। सी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 मंथ्स ओल्ड थे, तभी उनका आंखों का रोशनी चला जाता। बट बिकॉज ऑफ हर रिजल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट
हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका अपनी डिटर्मिनेशन और करेज से ये फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए यूनिवर्सिटी से। और ये बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिनमें से एक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि उन्होंने 1903 में लिखे थे। तो फिर आप इन लोगों को कभी भी मत भूलिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू ऑल एंजॉयड माई टीचिंग। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.